नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। भारत की नारी का सम्मान, मां बहनों का स्वाभिमान लोकसभा के चुनाव में आज बड़ा इशू बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली में शेख शाहजहां के जुल्मों की शिकार रेखा पात्रा से बात की। रेखा पात्रा को बीजेपी ने बशीरहाट से टिकट दिया है। आज मोदी ने कहा कि रेखा पात्रा शक्ति स्वरूपा हैं। बीजेपी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारकर महिलाओं के सम्मान की रक्षा के प्रति वचनबद्धता साबित की है। मोदी ने कहा कि संदेश खाली का सच जब सामने आया तो देश को पता चला कि पश्चिम बंगाल में माताओं बहनों के साथ कितना जुल्म हुआ है। दूसरी घटना हुई सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर। कंगना रनौत के खिलाफ अनसिविलाइज कमेंट पर आज कांग्रेस बुरी तरह घिरी नजर आई। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया। कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत को जवाब दिया, लेकिन अब कांग्रेस के नेता सुप्रिया के कमेंट से कन्नी काट रहे हैं। लेकिन आज महिलाओं के सम्मान के मामले में बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने बड़ी गलती कर दी। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के बारे में कमेंट कर दिया। अब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता दिलीप घोष के बयान को मुद्दा बना रहे हैं। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चुनाव आयोग तक मामला पहुंच गया है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे महाराष्ट्र में ठाकरे शिवसेना और कांग्रेस के बीच अलायंस टूटने के कगार पर क्यों पहुंच गया। महायुति में सीट शेयरिंग का विरोध कर रहे अपनी पार्टी के नेताओं को एकनाथ शिंदे ने कैसे हड़काया। बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजित गुडवाली एनसीपी के बीच सीटों का फाइनल बंटवारा कब होगा। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच किन सीटों को लेकर बात बिगड़ गई है। तेजस्वी और लालू ने दिल्ली में रहकर कांग्रेस हाईकमान से मीटिंग क्यों नहीं की। और पंजाब में आज कांग्रेस को कैसे झटका लगा। बीजेपी और अकाली दल की बात बनते बनते क्यों बिगड़ गई। इन सारी खबरों की डिटेल आपको दूंगा। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति से। आज की बात में कल मैंने आपसे कहा था कि बशीरहाट से बीजेपी की उम्मीदवार रेखा पात्रा महिलाओं पर जुल्म के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बनेगी। मां बहनों का सम्मान सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे देश में बीजेपी के लिए एक बड़ा इशू होगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा से फोन पर बात करके यही संदेश दिया। संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के जुल्मों की रोंगटे खड़ी करने वाली कहानी तो पूरा देश जानता है, लेकिन इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली, शेख शाहजहां के खिलाफ सबसे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की हिम्मत दिखाने वाली, सामान्य सी दिखने वाली महिला रेखा पात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी इलाके से बशीरहाट से लोकसभा सीट से बीजेपी का उम्मीदवार बना रहे हैं। रेखा पात्रा कभी पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ी। घरेलू महिलाएं हैं, निर्धन हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास चुनाव लड़ने के संसाधन नहीं है, लेकिन मोदी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा है। इसलिए अब पूरी बीजेपी रेखा पात्रा का चुनाव लड़ रही है। मोदी ने आज रेखा पात्रा से बात की। रेखा पात्रा से मोदी ने पूछा कि टिकट मिलने के बाद उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही। क्या संदेश खाली में महिलाओं को हिम्मत मिली है। क्या वो मां बहनों के सम्मान के लिए लड़ने को तैयार हैं। रेखा ने मोदी को बताया कि हालात तो इतने खराब हैं कि उन्होंने 2011 के बाद कभी किसी चुनाव में वोट ही नहीं डाला। यह सुनकर मोदी भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा वो चुनाव आयोग से अपील करेंगे और उन्हें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग इस पर गौर करेगा, इस तरह के इंतजाम करेगा कि पश्चिम बंगाल में लोग बिना किसी डर या पक्षपात के अपनी मर्जी से वोट डाल सके। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारे साथ जो दुर्घटना घटी थी
हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश खाली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीराट लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है। और हमारी साथ जो हुई, उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश खाली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है, तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। मोदी ने रेखा पात्रा को भरोसा दिलाया कि वो किसी बात की चिंता न करें, बंगाल की जनता उनके साथ है, मां बहनों का आशीर्वाद उनके साथ है और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। रेखा पात्रा ने मोदी से एक बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि संदेश खाली की महिलाएं डरी हुई हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो परिवार की सुरक्षा के डर से उनके पक्ष में खुलकर नहीं बोल रही, या कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के डर से उनके खिलाफ बोल रही हैं, लेकिन वो इस बात का बुरा नहीं मानती। रेखा पात्रा ने कहा कि जो महिलाएं आज उनका विरोध कर रही हैं, भविष्य में वो उनको भी इंसाफ दिलाने के लिए लड़ेंगी। रेखा जी, मुझे पता लगा है कि बसीरहाट में जनता, विशेष रूप से महिलाएं, ये आपको बहुत स्नेह दे रही है। और अब जब चुनाव के मैदान में उतरी है तो अब क्या वातावरण है? उनकी घर की बेटी हूँ मैं, और उन्होंने मुझे चाहती है, ये सुनकर बहुत खुश हूँ मैं। और इलेक्शन पे उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा मुझे। और उन्होंने जब पूरा सपोर्ट करेंगे तब ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे। और हम भी गरीब घर की लड़की हूँ, किसी की घर की बेटी बहू हूँ। आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। हमारा संदेश खाली की माँ बहन की पूरा सपोर्ट थी, इसलिए हम ये कर पाए ये सब। और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम, और उनकी साथ लेकर चलेंगे ये रास्ते। हम राम जी की तरह एक भाई एक बाप हमारी मिला है, तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा। रेखा जी, हम सब मिलकर के माताओं बहनों के सम्मान के लिए, और सिर्फ बसीरहाट नहीं, पूरे बंगाल के लिए, वहाँ के सम्मान के लिए, वहाँ के गौरव के लिए हमारी ये लड़ाई है। सर, हमारा संदेश खाली में तो अभी 2011 से वोट चोरी कर रहा था ना, चुराए जा रही है। तो किसी की पूरा शादी नशा से वो वोट दिए जाती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ती। हम लोग भी चाहती हैं पूरा शादी नेता के साथ हम वोट दें और हमारी माँ बहन की सम्मान रक्षा करे। और ये भाई बहन जो भाइयों को उठा के मारा जा रही है, ऐसे नहीं ना मारा जाए, ये पूरे तरीके से हम देखेंगे। और जो भाइयों को मारा जा रही है वो सिर्फ उनकी बेटा नहीं है, उनकी भाई नहीं है, वो मेरा भी भाई है और मेरा भी बेटा समान है। रेखा पात्रा की ये बात सुनकर मैं हैरान हूं कि संदेश खाली में 2011 से लोगों को वोट देने की आजादी नहीं है, उनके वोट चोरी कर लिए जाते हैं। इस बात का दुख ज्यादा इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी ने मां, माटी और मानुष की बात करके पश्चिम बंगाल से लेफ्ट की सत्ता को उखाड़ फेंका था। लेकिन अब ममता के राज में मां बेटों के खिलाफ जुल्म की जो खबरें आई हैं, जमीनों पर कब्जे की जो हकीकत सामने आई है, उससे यह संदेश गया कि बंगाल में न मां सुरक्षित है, न माटी, न मानुष। संदेश खाली में ममता ने जिस तरह से शेख शाहजहां को आखिरी वक्त तक बचाने की पूरी कोशिश की, उससे बीजेपी को मौका मिला और बीजेपी ने संदेश खाली को बड़ा इशू बना दिया। बंगाल के लोग शक्ति के उपासक हैं, मां काली के भक्त हैं। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मातृशक्ति का अपमान सहन नहीं कर सकते। इसीलिए मोदी ने माताओं बहनों पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली रेखा पात्रा को टिकट देकर ममता बनर्जी के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। क्योंकि रेखा पात्रा चुनाव तो बसीरहाट से लड़ रही हैं,
लेकिन इसकी गूंज पूरे बंगाल में सुनाई देगी और इसका असर पूरे देश की सियासत पर पड़ेगा। ममता बनर्जी इस बात को समझती हैं कि माता बहनों के साथ ज्यादती पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस इस इशू पर काउंटर अटैक कर रही है। और आज बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस को एक मौका दे दिया, एक गलती कर दी और तृणमूल कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के लिए गैर जरूरी और अपमानजनक बात कह दी। असल में दिलीप घोष को बीजेपी ने बर्धमान दुर्गापुर सीट से मैदान में उतारा है। कीर्ति आजाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दिलीप घोष के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आज दिलीप घोष ने अपने क्षेत्र में कैंपेन शुरू किया, कीर्ति आजाद पर अटैक किया। दिलीप घोष ने कहा कीर्ति आजाद बाहरी हैं और बंगाल अपना भतीजा चाहता है। चूंकि तृणमूल कांग्रेस ने नारा दिया है बंगाल अपनी बेटी चाहता है, इसी के जवाब में दिलीप घोष ने कहा बंगाल अपना भतीजा चाहता है। यहां तक तो ठीक था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं था, लेकिन इसके बाद दिलीप घोष ने ऐसी बात कह दी जिस पर विवाद हो गया। दिलीप घोष ने कहा ममता जब गोवा जाती हैं तो खुद को गोवा की बेटी कहती हैं, त्रिपुरा जाती हैं तो त्रिपुरा की बेटी कहती हैं। उन्हें यह तय करना चाहिए कि उनके पिता कौन है। बांग्ला निजर भाईपो के चाहे, बंगाल को भतीजा चाहिए। दीदी गोवा में कहती हैं कि मैं गोवा की लड़की हूँ, फिर त्रिपुरा जाकर कहती हैं कि मैं त्रिपुरा की लड़की हूँ। पहले वो तय करें कि उनके पिता कौन हैं। किसी की भी बेटी बन जाना ठीक नहीं है। जैसे ही दिलीप घोष का बयान आया, कीर्ति आजाद ने इसे पकड़ लिया। कीर्ति आजाद ने कहा कि दिलीप घोष तो दुर्गा मां का भी अपमान कर चुके हैं, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आजाद ने कहा कि घोष के बयान से साफ है कि बीजेपी नारी सम्मान का सिर्फ दिखावा करती है। हकीकत यह है कि ये महिलाओं को कुछ नहीं समझते। दिलीप घोष और भाजपा की मानसिकता रोज रोज उजागर हो रही है कि किस प्रकार से यह नारी शक्ति का अपमान करते हैं। दिलीप घोष के बारे में तो पहले भी पता है कि दुर्गा माँ का अपमान किया था, पूछा था कि उनका माँ बाप कौन है, मालूम नहीं। अब दीदी के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है। तो यह मानसिकता जमींदार वालों जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो समझते हैं कि यही है, कोई दूसरा नहीं है। इनको कभी भी नारी को लेकर के इनके मन में सम्मान नहीं रहा और इसीलिए यह बेबाकी से जो चाहते हैं वो बोलते हैं। ऐसे लोगों को किस प्रकार से लोग सह सकते हैं ये हमको समझ में नहीं आता। इसलिए इनका बहिष्कार होना चाहिए, इनकी जो मानसिकता है उसका बहिष्कार होना चाहिए और ये जो मानसिक संतुलन खो चुके हैं इन्हें अस्पताल में जाकर के भर्ती होना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। धिक्कारता हूं मैं ऐसे लोगों को। इसके बाद तो तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता मैदान में कूद पड़े। शशि पांजा, कुणाल घोष, चंद्रिमा भट्टाचार्य से लेकर सुष्मिता देव तक तमाम नेताओं ने दिलीप घोष के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। दिलीप घोष के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई। घोष के बयान को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बताया। दिलीप घोष से माफी की मांग की। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा यही बीजेपी का डीएनए है। महिलाओं का अपमान करने वाले को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। शशि पांजा ने कहा कि बंगाल की महिलाएं ममता के अपमान का जवाब चुनाव में देंगी। दिलीप घोष फिर से ममता बनर्जी को अपमान किए, फिर से उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर अपमान किया है, आक्रमण किया है। दिलीप घोष का डीएनए ही ऐसा है, उनका और बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है। ये बंगाल के लोग और बंगाल के समाज और बंगाल के नारी समझ ले कि इस तरीके के लोग भी कैंडिडेट होते हैं, इस तरीके के लोग भी सोचते हैं कि वो जीतेंगे और लोगों को और भी अपमान करेंगे, नारियों को और भी अपमान करेंगे। तो दिलीप घोष और पवन सिंह में कोई फर्क नहीं है। दोनों बंगाली नारियों और नारियों को ही अपमान करते हैं। बंगाल की नारी जवाब देंगी, इस अपमान का जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। जिस तरीके से नारी शक्ति को सम्मान नहीं करते हैं, नारी को और दुर्बल बनाने की कोशिश करते हैं, यही भाजपा के असली चरित्र है। इसको समझ लें। दिलीप घोष ने जो कहा वो गलत है, उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, किसी भी महिला या किसी भी व्यक्ति के बारे में इस तरह के कमेंट नहीं होने चाहिए। राजनीति में चुनाव के दौरान एक दूसरे पर
हमले होते हैं, कटाक्ष होते हैं, लेकिन ये पर्सनल हो, व्यक्तिगत हो, परिवार पर हो, खानदान पर हो, ये ठीक नहीं है। दिलीप घोष पुराने नेता हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, विधानसभा के मेंबर रहे हैं, मेदिनीपुर से लोकसभा के सांसद हैं। इसलिए जब इतना बड़ा नेता अमर्यादित बात कहता है तो चिंता होती है, गुस्सा भी आता है। हो सकता है दिलीप घोष अपने कमेंट के लिए माफी मांग ले, लेकिन यह गलती करके उन्होंने महिलाओं के सम्मान पर बुरी तरह घिर चुकी तृणमूल कांग्रेस को पलटवार का मौका दे दिया। अब कंगना के बारे में सुप्रिया श्रीनेत के कमेंट पर फंसी कांग्रेस भी अपने बचाव में दिलीप घोष के बयान का हवाला देगी। हालांकि बीजेपी ने कंगना के अपमान को बड़ा मुद्दा बना दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी सुप्रिया श्रीनेत के कमेंट पर सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। बड़ी बात यह कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आज कंगना के खिलाफ कमेंट को गलत बताया, लेकिन कंगना इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोली। कंगना ने आज दिल्ली आकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। नड्डा के साथ मीटिंग से पहले आज सुबह कंगना रनौत ने सिर्फ इतना कहा कि महिला का सम्मान जरूरी है, यह नहीं दिखाना चाहिए कि महिला गरीब है, अमीर है, घरेलू है, कामकाजी है, इस पार्टी की है या उस पार्टी की। सम्मान तो हर महिला का होना चाहिए। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी लोकसभा सीट से चुनाव के मैदान में उतारा है। कंगना हिमाचल की रहने वाली हैं, इसलिए हिमाचल कांग्रेस के नेता भी इस मुद्दे पर संभल कर बोल रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कंगना हिमाचल की बेटी हैं, उनके पिता कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया क्या वो सुप्रिया श्रीनेत के कमेंट की निंदा करते हैं तो उन्होंने साफ साफ जवाब नहीं दिया। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। सम्मान नहीं करते ऐसा कह रहे हैं। और महिलाओं का 1500 रुपया देकर प्यारी बहना महिला सम्मान निधि हमने शुरू की। 18 और महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने शुरू की। महिलाओं की बेटियों की उम्र 18 से 21 साल करने की हमने शुरुआत की। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं ने कंगना के अपमान पर कांग्रेस को घेरा। बीजेपी के एमपी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा सुप्रिया श्रीनेत तो कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल की हेड हैं और अपनी सफाई में वो कह रही हैं कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट कोई और चला रहा है। ये हैरानी की बात है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा इधर उधर की बातें करने के बजाय कांग्रेस हाईकमान को इस गलती के लिए देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट जो थे वो दूसरे कई लोग डील कर रहे थे। पहले उनकी गठबंधन की एक नेता हैं जिनके प्रश्न वाले अकाउंट विदेश से डील हो रहे थे। अब कांग्रेस की आप ये समझिए जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही हैं उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। ये बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं ये देश को समझना चाहिए। कौन कौन सी शक्तियां डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। कंगना पर कमेंट सुप्रिया को महंगा पड़ेगा। वैसे भी सुप्रिया श्रीनेत हर रोज सबको नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं, टीवी डिबेट्स में मीडिया पर जमकर बरसती हैं, कभी कभी अपने महिला होने की बात कहती हैं।
लेकिन सुप्रिया श्रीनेत एक इंडिविजुअल नहीं है, वो कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की हेड है। इसीलिए इसकी आंच कांग्रेस की लीडरशिप तक जाएगी। आज ही बांसुरी स्वराज और नवनीत राणा ने पूछा कि प्रियंका गांधी वैसे तो महिलाओं के अपमान पर बोलती हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं, पर कंगना के बारे में किए गए अनसिविलाइज्ड कमेंट पर वो अभी तक खामोश क्यों हैं? राहुल गांधी भी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन किसी प्रोफेशनल महिला पर इस तरह की अभद्रता पर वो चुप क्यों है? और मेरा कहना है कि कांग्रेस सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकती कि किसी ने सुप्रिया के अकाउंट से ये पोस्ट कर दिया। जो नेता सोशल मीडिया सेल की इंचार्ज हैं, उनके हैंडल से बिना उनकी परमिशन के कोई और पोस्ट कैसे डाल सकता है? और अगर डाल सकता है तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसीलिए जब ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब बात करते हैं बिहार की सियासत की। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे पर आज तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के नेताओं से बात की और मीटिंग के बाद कहा कि सारी बातें तय हो गई हैं, जल्दी ही पटना में सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। असल में तेजस्वी यादव और लालू यादव 2 दिन से दिल्ली में हैं। कांग्रेस हाईकमान से सीट शेयरिंग पर बात करना चाहते थे, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था। इसके बाद जब आरजेडी की तरफ से कांग्रेस के बड़े नेताओं को साफ साफ बता दिया गया कि कल तेजस्वी की बेटी का पहला बर्थडे है, इसलिए अगर मीटिंग करनी है, सीटों के बंटवारे पर बात करनी है तो आज कर लें, वरना फिर आरजेडी टिकटों के ऐलान में और ज्यादा इंतजार नहीं करेगी। इसके बाद आनंद फानंद मीटिंग तय हुई। शाम को तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता संजय यादव के साथ मुकुल वासनिक के घर पहुंचे। थोड़ी देर के बाद केसी वेणुगोपाल भी वहां पहुंचे और अब सीटों के बंटवारे पर बात हो रही है। पता लगा कि कांग्रेस कम से कम 9 सीटों पर दावा कर रही है, जबकि तेजस्वी कांग्रेस को इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। पूर्णिया, औरंगाबाद और काराकाट जैसी सीटों पर दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जिन सीटों पर जीत की संभावना है, आरजेडी वो सारी सीटें अपने पास रखना चाहती है। जिन सीटों पर फाइट है, मुकाबला मुश्किल है, वो सीटें कांग्रेस को ऑफर की जा रही हैं। ये नहीं चलेगा। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग के बाद तेजस्वी ने कहा, बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रही बात सीट शेयरिंग की, तो आज इसे लेकर चर्चा हुई, सहमति बन गई। दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है, तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है ना। और एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता दें। मोरली वी आर अग्रीड। हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी। और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल करके थोड़ा धैर्य रखिए, आनंद लीजिए इसका भी आनंद। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की बात कहां तक पहुंची, मीटिंग में क्या हुआ, इसकी डिटेल के लिए चलते हैं विजय लक्ष्मी के पास। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी। विजय, तेजस्वी की बात मैंने सुनी, वो कह रहे हैं कि सीटों पर बात हो गई है, जल्दी ऐलान हो जाएगा, लेकिन आज जिस तरह से अनिल शर्मा और तारिक अनवर के बयान आए, उससे लगा कि अलायंस में कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, और शायद इसी के लिए आज तेजस्वी ने बयान भी दिया, बाहर आकर ये बताने और जताने की कोशिश की गई कि महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो है वो बिहार में एक है। और इसीलिए जब तेजस्वी बाहर आए, मीडिया से रूबरू हुए, तो उन्होंने कहा कि लेफ्ट, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ये इस तरह की अगर खबरें हैं कि टूट है, दरार है, तो उसको बेबुनियाद तेजस्वी ने बताया। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि काफी लंबा समय लगा, सीटों को लेकर नेगोशिएशन जो है हुआ और उसके बाद भी कोई नतीजे पर चीजें नहीं पहुंच रही थी।
थी। अब कुछ सीटें थी जिस पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों अड़ी हुई थी। दोनों पार्टियां चाहती हैं कि वहां से वो अपने अपने उम्मीदवारों को उतारे, और इसके अलावा कांग्रेस की जो स्टेट इकाई है उसका सेंट्रल इकाई पर बड़ा दबाव था कि सम्मानजनक सीटें, कम से कम 10 सीटें मिलें। अब सूत्र बता रहे हैं कि 8 से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को बिहार में मिल सकती हैं। सीटें जैसे पूर्णिया हो गया, क्योंकि पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन की तो कांग्रेस चाहती है कि पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी बीमा भारती को वहां से बतौर उम्मीदवार चुनाव में उतारना चाहती है। मधेपुरा का ऑफर पप्पू यादव के लिए आरजेडी की तरफ से किया गया है। इसके अलावा वो औरंगाबाद है, निखिल कुमार जो कि पूर्व गवर्नर हैं, पूर्व कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं दिल्ली के, उनके लिए कांग्रेस पार्टी औरंगाबाद की सीट मांग रही है, लेकिन आरजेडी वो सीट भी कांग्रेस को नहीं देना चाहती है। कटिहार से कांग्रेस पार्टी के 2 दिग्गज नेता हैं, तारिक अनवर वहां से सांसद रहे, पिछली बार भी चुनाव लड़े, हालांकि हार गए, और कांग्रेस के जो नेता विपक्ष वहां पर हैं शकील अहमद खान, ये 2 कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं जिनके लिए कांग्रेस पार्टी कटिहार सीट मांग रही है। काराकाट सीट जो है वो मीरा कुमार के बेटे के लिए मांगी जा रही है, क्योंकि सासाराम एक रिजर्व सीट है, वहां से उनके बेटे नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए एक जनरल सीट काराकाट जो है वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को मिले ताकि मीरा कुमार के बेटे को उस सीट से लड़ाया जा सके। तो अभी कुल मिलाकर के यही सीटें थी जिन पर मोटा मोटी कोई बात नहीं बन रही थी, और इसमें पूर्णिया एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस के लिए भी नाक का सवाल बनी हुई है। आरजेडी भी चाहती है कि वहां से अपना उम्मीदवार उतारे। जब ये तमाम सवाल पूछे गए तेजस्वी, तो उन्होंने कहा कि पटना में इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन हमने सहमति जो है वो बना ली है, ऐसा तेजस्वी ने कहा। जी विजय लक्ष्मी, अब बात सही है, जब भी चुनाव होता है, सीटों का बंटवारा होता है, इस तरह के झगड़े जरूर होते हैं, और तेजस्वी की बातों से लगता है कि उनकी पूरी कोशिश है इसको सुलझा लिया जाए, लेकिन कॉम्प्लिकेशन है, इतना तो बात सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। बिहार में पिछले इलेक्शन में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। लोकसभा के चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। इसलिए पिछले लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस दावा कर रही है कि वो आरजेडी से बड़ी पार्टी है और कांग्रेस इसी आधार पर सीटों का बंटवारा करे। लेकिन राजनीति में 1 सीट के दम पर कोई पार्टी बड़ी नहीं हो सकती। ऐसे तो असेंबली इलेक्शन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लालू की पार्टी का बेस हर जिले में है, इसीलिए कांग्रेस को उसी प्रोपोर्शन में सीटें मिलनी चाहिए। असली बात है कि यह चुनाव तेजस्वी के सियासी भविष्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए लालू का पूरा फोकस आरजेडी के परफॉर्मेंस को बेहतर करने पर है। लालू ज्यादा से ज्यादा सीटों पर, और खासतौर पर उन सीटों पर जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, वहां अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, और बात यहीं फंस गई है। कांग्रेस को लगता है उसे जो सीटें दी जा रही हैं उस पर जीतना मुश्किल होगा। कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि बिहार में न उनके पास नेता हैं न संगठन, इसीलिए फाइनली जितनी सीटें लालू और तेजस्वी देंगे उसे उतनी सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। बिहार के बाद ऑपोजिशन यूनिटी के हिसाब से दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों अलायंस में सीट शेयरिंग पर खींचतान चल रही है। हालांकि आज महायुति का झगड़ा तो सुलझता हुआ नजर आया। पता चला कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों को एडजस्ट करने के लिए बीजेपी ने समझौता किया है। बीजेपी अब महाराष्ट्र में 48 में से 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 20 सीटों में से 14 एकनाथ शिंदे की शिवसेना को, 5 सीटें अजित पवार के एनसीपी को और 1 सीट महादेव जानकर की राष्ट्रीय समाज पार्टी को दी जा सकती है। अगर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महायुति में शामिल होती है तो बीजेपी या शिवसेना के कोटे से 1 सीट उनकी पार्टी को दी जा सकती है। बीजेपी ने 23 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। परसों सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान होने के बाद बीजेपी की 5 बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। महायुति में सबसे बड़ा फायदा एकनाथ शिंदे की पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। शिंदे के साथ शिवसेना के 13 सांसद हैं, लेकिन उनकी पार्टी को 14 सीटें दी गई हैं। हालांकि जानकारी यह मिली है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को उनकी पार्टी के सांसदों का जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट दी है और यह बता दिया कि टिकटों का बंटवारा सोच समझकर करें। जिन सांसदों की रिपोर्ट ठीक नहीं है उनके टिकट काटने में संकोच न करें। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे से कहा है कि अब बाकी सीटों पर जो बागी उम्मीदवार हैं उन्हें मनाना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। इसके बाद शिंदे ने अपनी पार्टी के नेताओं की मीटिंग बुलाई। बीजेपी की सलाह का असर दिखाई दिया। बारामती पर जो सीट है
शिंदे की पार्टी के नेता विजय शिवतारे ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि ये सीट अजीत पवार की पार्टी को मिलना तय है। इसलिए आज एकनाथ शिंदे ने शिवतारे को नोटिस भेजकर 24 घंटे के भीतर जवाब मांग लिया। नोटिस में हिदायत दी गई है, अगर उन्होंने उम्मीदवारी वापस नहीं ली तो पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। पार्टी के नेता संजय शिरसाट ने भी साफ साफ कहा, इस बार कुछ नॉन परफॉर्मिंग सांसदों के टिकट काटे जाएंगे। इससे नाराजगी तो होगी, लेकिन महायुति के लिए सबसे बड़ा टारगेट ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना है। अजीत पवार भी सीटों के बंटवारे से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उन्हें उम्मीद है, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा मिल गया। आज पुणे में पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग के बाद अजीत पवार ने ऐलान किया कि रायगढ़ सीट से सुनील तटकरे उनके पार्टी के उम्मीदवार होंगे। चर्चा इस बात की भी है कि नासिक सीट से अजीत पवार छगन भुजबल या उनके भतीजे को टिकट दे सकते हैं। हालांकि अजीत पवार ने सीटों के फॉर्मूले के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन यह बताया कि महायुति में सीट बंटवारे पर 99% काम पूरा हो गया है। 28 मार्च को एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के साथ वो इन सीटों का ऐलान करेंगे। इतकं स्वच्छ सांगितलं। मैंने साफ तौर पर कहा है कि 99% बातचीत हमारी हो चुकी है। 100% बातचीत 28 तारीख को खत्म कर हम आपके सामने आएंगे। उस दिन बीजेपी को कितनी सीटें, शिवसेना को कितनी सीटें, एनसीपी को कितनी, आरएसपी को कितनी सीटें मिलेंगी, ये सब आपको बताएंगे। मुझे एकनाथ राव जी और देवेंद्र जी ने खुद कहा कि 28 तारीख को हम गठबंधन का फैसला घोषित कर देंगे। मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन ये बताया गया कि बीजेपी की 23 मौजूदा सीटें हैं जहां उनके सांसद चुने हुए हैं। शिवसेना के 18 सांसद हैं, उसमें से कुछ उद्धव जी के साथ हैं, कुछ एकनाथ शिंदे के साथ, दोनों मिलाकर 41 होते हैं। फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं का समाधान हो, उस तरह से सीटों की मांग हमने की है। अशा पद्धतीने जागा आम्ही मागितलेल्या आहेत। महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग पर डिटेल में बात करने के लिए मुंबई चलते हैं। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी हमारे साथ हैं। सचिन, सीटों का बंटवारा हुआ है, उसकी जानकारी मैंने दर्शकों को दी है। अगर बंटवारा हो गया, 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो फिर जो इसका ऐलान है वो परसों तक के लिए क्यों टाला गया? जी बिल्कुल रजत जी, इसकी वजह ये बताई जा रही कि पहली वजह है कि राज ठाकरे ने कल अपने नेताओं की और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। मुंबई में सुबह 11 बजे बैठक होगी, जिसमें वो तय करेंगे कि एनडीए में हिस्सेदारी के साथ कुछ सीटों को लेकर सहभागी होना है या फिर 2014 में जिस तरह से उन्होंने बाहर से सपोर्ट किया था उस तरह से सपोर्ट करना है। तो उनकी भूमिका जो है कल साफ हो पाएगी। दूसरी बड़ी एक वजह है कि नितिन गडकरी कल नागपुर से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। रामटेक से शिवसेना शिंदे गुट में कांग्रेस के जो विधायक है जो आए, जिन्हें उम्मीदवारी मिली है, राजू पारवे, उनकी भी नामांकन कल दाखिल होगा। तो इसके लिए मुख्यमंत्री शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, बावनकुले और तमाम बड़े नेता वहाँ पर कल शाम 4 बजे तक जो है मौजूद रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। तो वो एक वजह है। और तीसरी एक वजह है कि जिस तरह से परसों अनाउंसमेंट होगा एनडीए में, महायुति में सीटों के बंटवारे का, तो उसके पहले कोई बगावत ना हो, कोई नाराजगी ना हो, वो काम जो है वो अजित पवार और एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। आज अजित पवार ने पुणे में अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ, नेताओं के साथ बैठक की। एकनाथ शिंदे वर्षा बंगलों पर अपने विधायकों और नेताओं को बुला रहे हैं। ज़्यादा टेंशन शिवसेना में शिंदे के और अजित पवार के गुटों में है, तो वो संभलने की कोशिश हो रही है। उसके कारण जो है परसों ये मामला टला है और परसों इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। रजीत जी। जी सचिन, आप बने रहिए, मैं आपके पास फिर लौटूंगा थोड़ी देर में। दर्शकों को बता दूं, महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर झगड़ा क्या हुआ है, इसका क्या अपडेट है। महाविकास अघाड़ी का झगड़ा खुलकर सामने आ गया है। विवाद की 2 प्रमुख वजह हैं। 3 से 4 ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस और शिवसेना दोनों पार्टियां चुनाव लड़ना चाहती हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी वजह, प्रकाश अंबेडकर के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा। कल शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद यह चर्चा गर्म हो गई कि कांग्रेस महाविकास अघाड़ी से बाहर आ सकती है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इन 12 सीटों के अलावा कांग्रेस साउथ सेंट्रल मुंबई, नॉर्थ सेंट्रल मुंबई, भिवंडी, धुले, जालना, सांगली और पालघर जैसी 6 से 7 सीटों पर दावेदारी कर रही है। असली विवाद सांगली और भिवंडी और मुंबई की 2 सीटों को लेकर है। भिवंडी सीट पर पवार की पार्टी दावा कर रही है, जबकि सांगली सीट उद्धव की पार्टी किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है।
कांग्रेस ने अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे को साफ साफ कह दिया, अगर इन 4 सीटों पर समझौता की बात होगी तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ प्रकाश आंबेडकर ने भी अल्टीमेटम दे दिया कि वो अगले 12 घंटे इंतजार करेंगे। अगर बुधवार तक फैसला नहीं हुआ तो वो 27 मार्च को यानी कल अपना फैसला सुना देंगे। आज रात अकोला में आंबेडकर की पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। इसमें अलायंस में रहने या अकेले लड़ने पर फैसला हो सकता है। इस दौरान आज कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट शरद पवार के घर गए। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। पवार से मुलाकात के बाद बालासाहब थोराट ने साफ साफ कहा कि भिवंडी और सांगली सीट कांग्रेस लड़ना चाहती है। मुंबई में कांग्रेस को 1 सीट मिली है। कांग्रेस मुंबई की 2 और सीटें मांग रही है। एक बार सीट पर बात फाइनल हो जाए उसके बाद उम्मीदवारों पर फैसला किया जाएगा। सांगली और भिवंडी को लेकर जो विवाद चल रहा था, क्या वो विवाद सुलझ गया है? कांग्रेस क्या उन सीटों पर लड़ना चाहती है? बैठेंगे और उस पर भी डिसीजन होगा। हम आग्रही है, ये सच है। भिवंडी है, सांगली है या नॉर्दर्न लोकसभा सीट है, इनको लेकर आप कोई एकमत क्यों नहीं आए पा रहे? क्या वो वजह जहाँ के पेश नहीं, थोड़ा सा इलेक्शन का जो कालखंड है, टेन्योर, वो बहुत लंबा है। हम उसके होने के कारण थोड़ा सा टाइम है हमारे पास डिस्कशन के लिए, चर्चा करने के लिए और वो प्रॉब्लम्स सुलझाने के लिए टाइम है हमारे पास। कैंडिडेट का नाम बाद में आता है, पहले वो कॉन्स्टिट्यूंसी किसके हिस्से में आ गई इस पर डिसीजन होता है। तो कैंडिडेट के नाम का सवाल आता नहीं। डिस्कशन हमारा चल रहा है। एक जगह तो हमें मिली है, और भी जगह मिलने के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। एक बार फिर मुंबई चलते हैं सचिन चौधरी के पास। सचिन, महाविकास आघाड़ी में झगड़ा तो साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के नेता उद्धव ठाकरे से बात नहीं कर रहे हैं, शरद पवार दोनों के बीच में मीडिएशन कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि रास्ता निकल पाएगा? जी रजत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि शरद पवार मीडिएटर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। कल वो उद्धव ठाकरे से मिले थे, 2 घंटे चर्चा की मातोश्री जाकर। आज बाला साहब थोराट उनको आकर मिले, लेकिन अभी तक गतिरोध जो है वो सुलझा नहीं है, बना हुआ है। क्योंकि सांगली सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, प्रतिष्ठा की सीट उन्होंने बना ली है। वही भिवंडी सीट जो है वो भी शरद पवार छोड़ने के लिए तैयार है। और मुंबई की 2 सीटों को लेकर तो झगड़ा बना ही हुआ है, तो कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। संजय राउत ने कल कहा था कि आज सुबह वो कुछ 15-16 सीटों का ऐलान कर देंगे, उन्होंने नहीं किया। सुबह जब उन्होंने मीडिया से बात की तो कहा दोपहर तक लिस्ट आ जाएगी, वो भी नहीं। इससे साफ है कि गतिरोध किस तरह से बना हुआ है। दूसरी बड़ी वजह है, जैसे कि आपने बताया, कि प्रकाश आंबेडकर जिन्होंने अल्टीमेटम दिया है और आज जो अपने नेताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं, कल भी सुबह उनकी अपने नेताओं के साथ बैठक है 11 बजे, और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अकोला में। तो उनके लिए कहीं ना कहीं इंतजार हो रहा है। जिस तरह से प्रकाश आंबेडकर ने उलझा कर रखा था एमबीए के नेताओं को, तो एमबीए को ये लगता है कि प्रकाश आंबेडकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, उनके भूमिका साफ करने से पहले अगर सीटों की घोषणा कर दी जाए तो प्रकाश आंबेडकर कह देंगे कि आप तीनों ने तो सीटों की घोषणा कर दी है, कांग्रेस ने वैसे भी 12 उम्मीदवार घोषित कर दिए है, तो ऐसे में अब मेरे लिए बचा क्या है। और ये ब्लेम जो है प्रकाश आंबेडकर एमबीए पर फोड़ सकते हैं। उनका जो शेड्यूल कास्ट वोट बैंक है और अन्य पिछड़ी जाति का जो वोट बैंक उनके साथ है, पिछले चुनाव में उनको करीबन 7% वोट मिला था और 13 सीटें जो है उनको यूपीओ को उनका नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये ब्लेम कहीं ना कहीं एमबीए के ऊपर ना फूटे, इसका फूक कर ख्याल जो है एमबीए के नेता जो है रख रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी भूमिका साफ करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि 3 बजे जो है उद्धव ठाकरे शिवसेना अपनी कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करे। शरद पवार कल अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ बैठक करे सुबह 11 बजे मुंबई में, और उसके बाद वो भी इस बैठक के बाद करीबन 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। उसमें कुछ उम्मीदवारों को सीटों का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ये सब तभी तय हो पाएगा जब प्रकाश आंबेडकर क्या भूमिका लेते हैं, ये वो देखेंगे। उसके बाद अपनी अगली भूमिका साफ करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डेडलॉक जो है वो बना हुआ है। रजीत जी। जी सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। महाराष्ट्र में मायावती और महाविकास आघाड़ी दोनों की दिक्कत एक जैसी है। पहले 4 पार्टियां थी, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। शिवसेना और बीजेपी का अलायंस था, इसलिए कभी सीटों के बंटवारे में किसी को दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब एनसीपी और शिवसेना टूट चुकी हैं, पार्टियां 4 से 6 हो गई हैं, 2 अलग अलग नए अलायंस बन गए हैं। दोनों गठबंधन में पार्टियां ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहती हैं और सीटें तो 48 हैं, इसलिए एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से बात करके रास्ता निकाल लिया है। शरद पवार भी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के झगड़े को सुलझाकर
प्रकाश अंबेडकर को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने कल तक की डेडलाइन दी है और कल तक कोई फैसला हो पाएगा, ये अभी भी मुश्किल दिखता है। अब बात करते हैं पंजाब के इलेक्शन की। आज पंजाब में बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए। बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि पंजाब में अकाली दल से अलायंस नहीं होगा। पंजाब में बीजेपी लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला पंजाब की जनता, पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से फीडबैक लेकर किया है। सुनील जाखड़ ने कहा उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के लिए जो काम किए हैं उन्हें ध्यान में रखकर पंजाब के लोग बीजेपी को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे लोकसभा चोन कल्ले लड़न। बीजेपी पंजाब का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रही है। ये फैसला पार्टी ने लोगों की राय, पार्टी कार्यकर्ताओं की राय, नेताओं की राय को लेकर पंजाब के युवाओं, पंजाब के किसान, पंजाब के व्यापारी, संगतकार, मजदूर, पिछड़ा वर्ग सभी के उज्जवल भविष्य के लिए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि जो काम बीजेपी पार्टी ने पीएम मोदी की रहनुमाई में पंजाब के लिए किए हैं वो किसी और ने नहीं किए। पंजाब वास्ते कीते ने किसे तो 2019 का लोकसभा इलेक्शन बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल ने मिलकर लड़ा था। उस वक्त अकाली दल एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन बाद में अलायंस टूट गया। हालांकि पिछले कई दिनों से दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन लगता है कि बात नहीं बनी। सुखबीर बादल ने आज कहा कि उन्हें पंजाब के किसानों की फिक्र है, इसलिए वो किसानों के साथ खड़े हैं, जबकि दूसरी पार्टियों को सिर्फ सत्ता में आने की चिंता है। श्रोमणी अकाली दल कोई मामूली सियासी पार्टी नहीं है, एक उसूलों वाली पार्टी है। हमारे लिए नंबर गेम से ज्यादा उसूल इम्पोर्टेंट है। हमने अकाली दल की सरकार बनाने के लिए पार्टी नहीं बनाई। कौम की रक्षा, पंजाब की रक्षा और पंजाब की अमन शांति अकाली दल की जिम्मेदारी है। आज दिल्ली की नेशनल पार्टियां सिर्फ वोट की राजनीति करती हैं। हम वोट की राजनीति करने वाले नहीं हैं। हमारे लिए पंजाब इम्पोर्टेंट है। पंजाब से दूसरी बड़ी खबर यह आई कि लुधियाना से कांग्रेस के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। रवनीत सिंह बिट्टू 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता है, लेकिन आज अचानक रवनीत बिट्टू दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने रवनीत सिंह बिट्टू की मेंबरशिप दी। इसके बाद बिट्टू ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद रवनीत बिट्टू ने कहा, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पंजाब नशे की गिरफ्त में है। खालिस्तानी ताकतें सिर उठा रही हैं और इन प्रॉब्लम को सिर्फ मोदी खत्म कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। एमपी तो अब भी जीत के मैं आ जाता तो फिर ऑपोजिशन में आके बैठ जाते, क्योंकि ये अब सब कोई लिखी छुपी बात तो है नहीं भी मोदी सरकार आ रही है। तो इसलिए अगर पंजाब के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो ये फैसला लेना पड़ना था। नहीं मेरी कोई कांग्रेस पार्टी या किसी लीडरशिप से, आपको पता ही है, कभी भी कोई ऐसी ना बात हुई है ना कभी बात किसी की तरफ से हुई है। ऐसे दौर में आपने बीजेपी ज्वाइन किया है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बहुत आग बबूला है कि हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है। ये बिल्कुल झूठे आदमी हैं। एक केजरीवाल ने तो ऐसी हमारे चंगियारी लगा दी कि पंजाब को अब पता चलता है ना। अब कल आया भी कितने करोड़ों, कितने सैकड़ों करोड़ रुपया इसने खालिस्तानियों से लिए हैं। जो सामने अब रिपोर्ट आ रही है वो पन्नू खुद बोल रहा है भी हमारे से ये 14 में भी इतने 100 सैकड़े करोड़ ले गया भुल्लर के छोड़ने के नाम पे। और ये तो टोटल देश को और पंजाब, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, तोड़ने की कोशिश कर रहा था उनके कहने के ऊपर। तो ये लोग अब समझ चुके हैं इसकी जहां जगह है वहां ये जा चुका है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने कहा, बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रवनीत बिट्टू को ही नुकसान होगा। राजावड़िंग ने कहा, कांग्रेस में बिट्टू की हैसियत ज्यादा थी, बीजेपी में वो सिर्फ एक एमपी बनकर रह जाएंगे। बिट्टू जी की पहचान एज ए एमपी कम थी, बिट्टू जी की पहचान एज ए कांग्रेसी ज्यादा थी। अब बिट्टू जी एक खाली एमपी बन के रह जाएंगे, क्या हो जाएगा। लेकिन
मेरे को लगता कि नैतिकता की कोई बात नहीं रहेगी। कोई तो कंपेलिंग रीजन रहे होंगे। आई डोंट थिंक सो। आप मेरे को बता दो क्या रीजन रहे होंगे। अब बिट्टू की टिकट कौन काटेगा 3 बार सिटिंग की? अगर आज बिट्टू चला गया है तो बहुत सारे और नए चेहरे आ जाएंगे ना। ये बात सही है कि पंजाब में बीजेपी के पास कोई बड़ा सिख नेता नहीं था। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल जरूर हुए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। वो कैंपेन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। इसीलिए रवनीत बिट्टू बीजेपी के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। वो 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, जो बड़ी बात है। बिट्टू लुधियाना और आनंदपुर साहब से चुनाव जीते हैं, बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, सड़क पर संघर्ष करते हैं। इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। रवनीत बिट्टू के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन यह बात भी गौर करने वाली है कि पंजाब में अकाली दल के साथ अलायंस न होना बीजेपी के लिए सेटबैक है, क्योंकि अब तक पंजाब में हर चुनाव बीजेपी और अकाली दल ने साथ मिलकर लड़ा है। दोनों पार्टियों का जो वोट बेस है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। एक शहरों में आगे है, दूसरी गांव में। इसलिए अलग अलग इलेक्शन लड़ने से दोनों का नुकसान होगा और इसका फायदा केजरीवाल की पार्टी को मिल सकता है।